क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स पेज नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट पैराग्राफ तो आप कंप्लीटली स्किप कर दें, यहाँ से कोई भी डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। यानी कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके नतीजे में उसकी लेंथ, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम चेंज होता है। दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। बस आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इसी का आगे चलें तो इसमें डेफिनेशन आती है थर्मल कंट्रैक्शन की। क्या होती है, देखिए एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाओ, मतलब बढ़ जाना। जिस तरह ये देखिए ये वाली फिगर है ना, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इनमें जो है डिस्टेंस बढ़ गया है तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या हुआ, यही वाले मालिक्यूल्स करीब करीब आ गए हैं। ये देखिए इसकी निस्बत करीब करीब आ गई हैं, कंट्रैक्ट हो गए हैं, करीब करीब आ गए हैं, तो इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। इसका ऑपोजिट क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन का ऑपोजिट, व्हेन ए सब्सटेंस इज कूल्ड, ये यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये सारा स्किप है। ठीक है, व्हेन ए सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर, और इसके मालिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में करीब आ जाते हैं और मटेरियल क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। बस ये दो डेफिनेशन इसमें करनी है। ठीक है, ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। यानी कि ये हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक चल रहा है इसी का आगे पार्ट है। यानी कि अगर हम थर्मली एक्सपेंड करें सॉलिड्स पर क्या इफेक्ट होगा, किस पर क्या इफेक्ट होगा, सॉलिड्स पर क्या इफेक्ट होगा। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपेंड। ऑब्वियसली हमें अभी पढ़ के आए हैं कि जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं, किसी भी मटेरियल सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, आगे सारी लाइन कट कर देनी, ये कुछ नहीं करना यहाँ से ना, ये सारा आपका कट है, ऐसे ये कट कर दें, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड। फिर आगे चेंज इन टेम्परेचर मे कॉज चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। जिस तरह हम पीछे एक बात करके आए हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज होगा, तो यहाँ पर भी वही बात करनी है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ और वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंज अपॉन हीटिंग, अगर सॉलिड की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये डेफिनेशन करनी है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बस यहाँ पर। ठीक है, बाकी की जो मैंने हाईलाइट नहीं किया वो नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद है फॉर एग्जांपल कंसीडर अ मेटल रोड। हम एक मेटल रोड लेते हैं, जिस तरह ये दिया हुआ है, ये हमारे पास एक मेटल रोड है। ठीक है, अब उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नोट क्या है उसकी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और जब हमने उसको हीट किया है तब उसकी लेंथ क्या आ गई, एल आ गई है। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। यानी कि हमने क्या करना है, कंसीडर अ मेटल रोड एज शोन इन फिगर, ये इस तरह रोड बना देने दो। उसके बाद ये अपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ऊपर वाली सारी लाइन कट कर दें, यहाँ से कुछ नहीं करना। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। अगर टेम्परेचर चेंज करें तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने याद रखना है यहाँ से ये लाइन सिर्फ करनी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल नोट जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की। ठीक है, अब यहाँ पर बात याद रखें, जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप खत्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाती हैं। जब भी इक्वल लगाती हैं ना, यहाँ पर ये इक्वल लगा दिया और इसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, अल्फा। तो हेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बस ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने अल्फा फाइंड करना होगा तो अल्फा यहाँ पर रहेगा एल नोट डेल्टा टी, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नोट डेल्टा टी, तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आप फर्ज करें इसको स्किप कर दें, अभी इसको लेके नहीं चलती हैं। तो अब इसी के बाद हम ये मैंने इस तरह टारगेट किया है इसको। नेक्स्ट जो है डेल्टा एल किसके इक्वल था, एल माइनस एल नोट के। डेल्टा एल किसके इक्वल था, एल माइनस एल नोट के। अब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। तो बाकी अल्फा एल नोट डेल्टा टी, अल्फा एल नोट डेल्टा टी, ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी, माइनस एल नोट जो है वो इधर आके हो जाएगा प्लस एल नोट, माइनस एल नोट इधर आके हो जाएगा प्लस एल। नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ ये वाला, प्लस एल नोट। ठीक है, अब दोनों में एल नोड आ गया ना, इसमें भी एल नोड इसमें भी एल नोड, तो एल नोड यहाँ से भी एल नोड यहाँ से भी कॉमन आ गया, पीछे रह गया यहाँ पर कुछ मतलब बचा, तो वन बच गया, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बच गई क्योंकि वो चीज़ तो कॉमन आ गई ना, एल नोड तो कॉमन आ गया, तो ये बच गया आपके पास बस यहाँ तक। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट इसी का थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन। अभी बता के हटाऊँ यार, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेज when its temperature rises, obviously this is known as volume thermal expansion। क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नोट, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह हमने ये ऊपर वाली बात नहीं की, इसी तरह हम सिर्फ सारा तकरीबन सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा, डेल्टा वी यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर था डेल्टा एल डायरेक्टली रिलेटेड टू एल नोट था ना, यहाँ पर क्या था एल नोट। अब यहाँ पर जब हम वी कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वी, तो यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू डायरेक्टली रिलेटेड टू द वी नोट डेल्टा टी, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ नहीं करना, ये सारा काट दें आप, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया है यही करने के बाद आपने यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी नोट डेल्टा टी। इस साइन को खत्म करने के लिए कोई ना कॉन्स्टेंट यहाँ पर बीटा लगाया हुआ है, बाकी सारी मैथमेटिकल फॉर्म सेम है जिस तरह मैंने ऊपर करवाई थी, ठीक है। तो ये सारा आपका सेम है, ठीक है। अगर नहीं यदि मैं करवा भी देता हूँ तो बीटा जो है डेल्टा वी हमने पता है वी माइनस वी नोट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वी माइनस वी नोट आ गया। बाकी सारी टर्म ये वाली वैसे आ गई, ठीक है। माइनस वी नोट इधर आ गया, प्लस वी नोट हो जाएगा, वी नोट आपका कॉन्स्टेंट आ गया, तो आपके पास ये रिमेनिंग चीज़ रहेगी। जिस तरह हमारा यहाँ पर था अल्फा जो था वो किसके इक्वल था, किधर गया अल्फा, अल्फा था हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, बस ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और यहाँ से बीटा जो है ये देखें जरा, यहाँ से एक हम और निकाल देते हैं। बीटा यहाँ पर रहेगा, अगर हमने बीटा फाइंड करना हो तो बीटा कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी इस तरह की है, मतलब इस पर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वी नोट डेल्टा टी, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो डेल्टा वी ओवर वी नोट डेल्टा टी, तो डेल्टा वी ओवर वी नोट डेल्टा टी। बस ये फाइनल इक्वेशन उसी से आपने डिटरमाइन कर लेनी है, बाकी ये सारा कट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स, उसी को हम लेके चल रहे हैं। जिस तरह हमने सॉलिड्स की बात की वैसे ही हम लिक्विड की बात भी करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर वहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने लिखते हैं लिक्विड, बाकी सब सेम है। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस हैपन्स वाई, दिस हैपन्स ये क्यों होता है, ठीक है। ये बेसिक रीजन है कि क्यों होता है। दिस हैपन्स बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, यानी कि जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, फास्टली मूव करते हैं, काउजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट एंड टेक अप मोर स्पेस। यानी कि अगर फर्ज करिए गैस का कंटेनर है, उसमें यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको हीट किया है, हीट करने के बाद क्या होगा, एनर्जी मेक्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, यानी कि पहले ये आराम आराम से मूव कर रहे थे, अब इसकी मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इसकी वजह से इनकी स्पेस भी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपने जस्ट एक फॉर्मूला याद कर लेना इसका, और इसका मतलब जो है वो थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स का। और बाद में आपने बता देना डेल्टा वी क्या था, चेंज इन वॉल्यूम, ये आपने हर एक में बता देना, ठीक है। बीटा हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वी क्या था, सिंपल ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये सारा आपने कर देना है, ठीक है। ये भी काट दे, ये भी काट दे, ये भी काट दे, ये भी काट दे, ये भी काट दें, ये भी काट दे, काट दें, ठीक हो गया। ये सारा आपका क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन गैसेज, वही सेम चीज़, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस ये बात हो गया इसका, ठीक है। इसकी रीज़न करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रहने दे सारा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल है कि कहाँ पर इसका ओब्लाइज यूज़ होता है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट रोल इसका कहाँ पर, ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो इट इज़ यूज इन हॉट एयर बलून, द एयर इनसाइड इज हीटेड काउजिंग इट टू एक्सपैंड। हमने बताया कि जब हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी एंड बिकम्स लाइट, अब वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। देन द कूलर एयर आउटसाइड दिस मेक्स द बलून टू राइज, जिसकी वजह से बलून क्या हो जाता है, ऊपर हवा में उड़ने लग पड़ता है, ठीक है। बस ये वाला करना है इसमें से। उसके बाद ये सारा भी कुछ नहीं करना, ये भी रहने दे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली रियल लाइफ, लाइक व्हाट आर द यूजेस, कि हम इसके इस्तेमालात क्या है, किसके थर्मल एक्सपेंशन जो हम पढ़ के आए हैं, 3 तरह के थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, लिक्विड के बारे में पढ़ा, गैस के बारे में पढ़ा। तो ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, थर्मोमीटर्स में, ठीक है। इन थर्मोमीटर्स नॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन इज अ नैरो ट्यूब हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अब जो हमारा नैरो ट्यूब के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन वाला प्रिंसिपल जब अप्लाई होता है ना, तो इससे हमारा टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये पहला वाला पॉइंट कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डिटेल्स नहीं बता रहा, मैं जस्ट जो है ना वो आपको मेन जो बता रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ हम इसलिए तैयार की गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है टीचर से पढ़ तो लेते हैं कि ये सारा पढ़ तो लिया, लेकिन ये नहीं समझ आती बच्चों को करना क्या है। तो हम सिर्फ ये वो वाली इस चीज़ के रिलेटेड हम ये सीरीज़ बना रही है ना। तो गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेज एक्सपैंड ऑन हॉट एयर, हमें ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई भी चीज़ हीट होगी तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। विदाउट रूम टू एक्सपैंड द ट्रैक्स में बेंड और ट्विस्ट फिनोमिना कार्ड सन किंग्स, ये डेफिनेशन कर ली है। सन किंग्स क्या होता है, यानी कि ये देखिए ज़रा, ये रेलवे ट्रैक्स है ना, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, क्यों देते होते हैं,
ताकि अगर हीट ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा एक्सपैंड भी करें तो आपस में ट्विस्ट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए। अगर ये इस तरह होगा तो ट्रेन को यानी कि डीरेलमेंट्स वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने लाइन नहीं करनी रहने दी इसको, वैसे मैंने आपको बता दिया होता क्या है, ठीक है। इसलिए छोटे से गैप्स लेफ्ट किए जाते हैं ताकि समर सीजन में अगर उसने जितना एक्सपैंड होना हो तो हो भी जाए, तो हमें कोई मसला उस पर ना पड़े, ठीक है। इसमें से बस 2-3 यूजेस कर लें, ये रहने दीजिएगा, ठीक है। बस 2-3 यूजेस कर लें, इसमें ये वाले कर लें, जोन से भी इनमें से ईजी लगता है ना, ये वाला जोन सा भी ईजी लगता है, 3 कोई भी यूज़ कर ले। मैंने 2 पर मार्क कर दिया तो 3 आपने जो है वो कर लेना, ये वाला कर ले, ब्रिजेस वाला, ये ईजी है, ठीक है। ये फिगर इसमें से नहीं आपने बनानी, ठीक है। ये भी नहीं काटना, ये भी नहीं करना, ठीक है। ये मैंने आपको सारा कट करवा दिया, जो चीज़ नहीं करनी, जो चीज़ की करनी है वो मैंने हाईलाइट की है, साथ में जो है वो मार्क कर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके क्या है, ये थर्ड वाली फोर्थ वाली एप्लीकेशन, थर्ड वाली आप ये कर लें, ये आपको मैंने भी पढ़ा के बैठा हूँ कि हॉट एयर बैलून में हम ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वार्म एयर जो ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, और इस तरह बैलून जो है वो ऊपर को फ्लाई ऊपर जाने लग पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल, ये वाली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ जो है ना इसका बेसिक वही करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि व्हाट इज़ जो है वो आपका किधर गया, हीट स्पेसिफिक, ये डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है। मैं इस पर मार्क भी लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी का वो अमाउंट है जो चाहिए होती है किसको, 1 किलोग्राम कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है ना उसका हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करना है 1 किलोग्राम का, तो इसलिए हमारी जितनी हीट चाहिए होगी उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका यूनिट होता है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और ये इसका फॉर्मूला है, बस आपने याद कर लेना। फॉर्मूला की हेडिंग देकर, जस्ट फॉर्मूला की हेडिंग देकर ये कि यूज टू एम सी डेल्टा टी, ये अपने फॉर्मूला ज़बानी भी याद करना है, नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, ये सारी सेम है, क्या होगा अब यहाँ पर देखिए ज़रा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर लिख दिया ऑफ सॉलिड्स, ये आपने ज़्यादा कर दी इस डेफिनेशन में, ठीक है। बाकी सेम ऊपर वाली रखी, इज द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। नीडेड टू राइज दी, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की जगह आपने क्या लिख देना है, सॉलिड, बस क्या लिख देना है, सॉलिड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाकी सारी डेफिनेशन सेम हो जाएगी, सिर्फ आपने सॉलिड को ज़्यादा कर देना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की याद होगी, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली ना, उससे आपकी ये वाली डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर आपने ये वाली डेफिनेशन याद की होगी तो सॉलिड की जगह क्या लिख देना है, लिक्विड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी जो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। समझ लग रही है, यानी कि जहाँ पर सब्सटेंस है ना, ये सब्सटेंस, इसकी जगह आपने सॉलिड कर दोगे तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की डेफिनेशन बन जाएगी। इस सब्सटेंस की जगह आप जो है वो लिक्विड लिख दोगे, ये वाला लिख दोगे, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं कट भी कर देता हूँ ताकि आप जो है वो इसको कट कर सको, ठीक है, ये भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, इसका फ़ायदा क्या होता है। वाटर हैज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी कितनी होती है 4200 होती है, जबकि ड्राई सॉइल जो होती है उसकी कितनी हीट कैपेसिटी होती है 810, ठीक है। ये तकरीबन 5 टाइम्स उससे ज़्यादा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सोइल हीट्स अप 5 टाइम्स फास्टर, ये देखिए लिखा भी हुआ है ना, तो जिसकी वजह से सोइल जल्दी हीट अप हो जाती है, ठीक है। देन द सेम मास ऑफ वाटर अंडर द सेम हीट दी जाए, फिर भी जो हमारी जो है क्या चीज़, जो सॉरी ये क्या हो गया, हमारी जो है वो सोइल वो जल्दी हीट अप हो जाती है, तो ये एज अ रिजल्ट लैंड टेम्परेचर राइजेज, जिसकी वजह से लैंड टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, जल्दी से एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज, ठीक है। बस ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, जितना मैंने हेडिंग हाईलाइट किया हुआ है, बाकी सारा यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला सारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़े इसको यार, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती है, आपको पता है, एक सॉलिड, ठीक है, एक लिक्विड और एक गैस। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में, या गैस का सॉलिड में, या लिक्विड का सॉलिड में, या सॉलिड का डायरेक्ट गैस में, या गैस का डायरेक्ट सॉलिड में। तो व्हाट दीज आर दी टाइप एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन स्टेट्स इन मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स एनर्जी, जब कोई भी सब्सटेंस, ये देखिए एक सब्सटेंस है ना, फर्ज कर ले, जब इसको हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसके मालिक्यूल जल्दी जल्दी से भागने लग पड़ेंगे, इसके मालिक्यूल पहले आराम आराम से जा रहे थे, ठीक है, अब क्या होगी, जल्दी जल्दी से वाइब्रेट होने लग पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इनके दरमियान सेपरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी, ठीक है। और ये जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है, मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, बोलो शाबाश, बॉइलिंग, ठीक है। बस ये 3 डेफिनेशन, बाकी ये सारा कट कर दें, ठीक है, ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है एवेपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बॉइलिंग, एवेपोरेशन, तो व्हाट इज एवेपोरेशन? एवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होती है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ठीक है, तो एवेपोरेशन जरूरी नहीं कि बॉइलिंग ही हो। ठीक है, ये हमने जैसे पढ़ा है, नेचुरल प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पर मेंटेन होता है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट इट फास्टर एट हाई टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। सिर्फ डेफिनेशन और एक ये लाइन। नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ से ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैंने फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं तो आपने फैक्टर्स इसकी कर लें। डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन बताएं और साथ में इसके फैक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, एग्जांपल वगैरह दें, तो वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन भी फास्ट होगी, बस ये लिखा हुआ है। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी दी एवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, स्पीड्स ऑफ द एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एयर मूवमेंट ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही कर ले। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है समटाइम्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट रेट्स होंगे। जिस तरह अल्कोहल जो है उसमें नेचर ऑफ लिक्विड जो है, यानी कि इनमें बॉन्ड्स वीक होते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर, तो अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। तो जस्ट ये कर लें। ठीक है, ये प्रेशर और ये ह्यूमिडिटी ये वाला रहने थे, बस 4 फैक्टर्स आर इनफ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ये वाला एक है कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये मैंने हाईलाइट नहीं की, ये आप एक दफ़ा देख लें। एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग कि ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट्स टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड, यानी कि ये एक सरफेस है ना। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जब मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, इमिट हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अपनी साथ हीट भी ले जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन, जिसकी वजह से नीचे वाले लिक्विड क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीविंग बिहाइंड कूलर मालिक्यूल्स, उसके नीचे कूलर मालिक्यूल्स रह जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपने यहाँ से याद करें, मैं उसके क्वेश्चन बता देता हूँ कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग किस तरह करते हैं, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपने, ठीक है, इस तरह बस ये एग्जाम्पल रहना चाहिए, बस इतना ही कर लें। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रहने दी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेंट हीट, क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, हमने डायरेक्ट जो क्या करनी है, स्टेट उसकी चेंज करनी है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन आ जाती है सबसे पहले, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन जहाँ पर भी लफ्ज आते हैं ना, इट मीन्स कि सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो वो इन हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिर्फ डेफिनेशन, बाकी ये सारा कर दें। उसके बाद ये आपने सिर्फ इसका Q इक्वल टू MLF फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, एंड LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी छोड़ें इसको सारे को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ये जो है आपका एक्सपेरिमेंट, ये तो बिल्कुल ना करना, छोड़ दें इसको। ठीक है, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, वहाँ पर सॉलिड इनटू लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड इनटू गैस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, छोड़ दें इसको भी। ठीक है, उसके बाद ये इसका अपने सिस्टिक फार्मूला याद करना है कि MLVW। ठीक है, ये भी काट दें, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना सुपर कंडक्टिविटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए कोई भी मटेरियल जो होता है ना, वो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि उसको करंट फ्लो होने में उसको कोई भी हिंड्रेंस का सामना नहीं होता। ठीक है, और वो भी तब होता है व्हेन कूल डाउन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जब हम एक खास टेम्परेचर तक उसको कूल करते हैं। ठीक है, कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट सुपर कंडक्टिविटी की। ठीक है, यानी कि इसमें आपको ये वैसे बताने लगा, ये आपने करना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ठीक है, मेकिंग सुपर कंडक्टर्स आर वेरी एफिशिएंट। ठीक है, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी लॉस जो है वो फ्लो होने लग पड़ती है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस नहीं शो होती है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज सुपर कंडक्टर वर्क्स, तो ये रहने दें। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये करना है कि मटेरियल को कौन कौन से मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आपने याद रखना है कि सम मेटल्स एंड सिरामिक बिकम सुपर कंडक्टर्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये MCQ भी है कि सिरामिक्स जो है वो एज एन सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके एग्जांपल क्या होती है, यानी कि मरकरी, लेड, इसमें से 2 एग्जांपल कर ले। उसके सुपर कंडक्टिंग किस टेम्परेचर पर होते हैं वो आपने याद करना है। 7.2 केल्विन पर लेड होता है और मरकरी 4.2 केल्विन पर, ये अगले बार रहने दे। ठीक है, आगे इसके यूजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सुपर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि सुपर कंडक्टर
कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, MRI मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स में, मैगलेव कहते हैं मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स वगैरह में। ये बस 2 याद कर लें इसमें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, बस ये 2/3 वाला भी रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है, आपका चैप्टर खत्म हो गया, वाह इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, क्या बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। तो इसके मैंने मार्क कर दिया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर इज इंक्रीज इट्स लेंथ इंक्रीजेज। ये अगर नहीं पढ़ के हैं तो पीछे मैंने सारा कंप्लीट समझाया है, तो आप वहाँ से देख लें, ठीक है। 10.2 का MCQ है लीनियर एक्सपेंशन। 10.3 है व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज कॉल्ड बोथ ए एंड बी, गैस एंड वाटर वेपर्स, यानी कि इसका डी ऑप्शन है। एक्सेस जो MCQ नंबर 10.4 है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एंड 10.5 का सिरामिक्स मैंने भी आपको बता के भी हटाऊँ, ठीक है। ऐसे ये MCQs आपने करनी, इसके अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने सारे आपके साथ पीछे डिस्कस कर दिए हुए हैं, जिसको नहीं समझ रहे वो दोबारा वीडियो देख ले, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और बात आपसे बतानी थी कि जो है वो हमारे ये चैनल है स्टडी कोर्स, इसको आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। इस पर केमिस्ट्री के रिलेटेड सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्किप के सिर्फ मैंने हाईलाइट करवाया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं, यहाँ पर प्ले लिस्ट सारी बनी हुई है केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की, इस तरह बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस ये कीजिएगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब हम डिस्कस करते हैं 1 by 1, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये मैंने 1 by 10.1 है, जिस तरह ये 10.1 है ना, ये मैंने यहाँ पर ही इसको राइट डाउन किया ताकि बार बार आपको मसला ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम आए 10.1 की तरफ, तो सबसे पहले है मैटर रोड ऑफ लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। एक्सपैंड कितना हो गया 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया तो हीट चेंज कितना हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मैंने फार्मूला आपको कहा था याद करना है लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक। लीनियर एक्सपेंशन का जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो वहाँ से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा जो है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। डेल्टा एल कितना है, ये 0.02 मीटर, ठीक है। ये देखिए हमने वैल्यू पुट की हुई है 0.02 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, टेम्परेचर कितना, T1 कितना है, T1 जो है वो आपका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 जो है वो आपका है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर, हमें तो T1 T2 चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा टी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से T2 माइनस T1 माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा 100 केल्विन, ठीक है। यानी कि ये मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि यहाँ से ये देखिए डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, डेल्टा एल की वैल्यू ये वाली आ गई है, ठीक है। और एल कितना था, ये 1 मीटर, तो एल कितना था 1 मीटर। तो हम सब की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.02 मीटर, ये मैंने पुट की हुई है, ठीक है। उसके बाद एल की वैल्यू है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर पुट कर दिया है। उसके बाद ये यूनिट्स वगैरह ना भी लिखे, मैंने अपनी सली के लिए लिखा था, लेकिन आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या डेल्टा टी के आपने फाइंड किए तो दैट इज 100 केल्विन। तो 100 केल्विन यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाता है 2 × 10⁻⁴ है। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट ना भी करें तो कोई मसला नहीं। तो ये आपका फाइनल जो है वो फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट, ये यहाँ से आपका डायरेक्ट ही आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज 10.2। तो 10.2 क्या है, कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 ये देखिए दो टेम्परेचर आ गया ना, एक टेम्परेचर ये वाला, एक टेम्परेचर ये वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये T1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा T2। समझ लगी यहाँ तक, ये T1 और ये T2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मीन बीटा हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है 2 × 10⁻⁻⁴। ये आपके पास ये बीटा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। समझ लगी। अब आपके पास सबसे पहले मैंने आपको कहा था T1 और T2 दो दिए, तो आपने डेल्टा टी फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू 80 डिग्री सेंटीग्रेड -20, तो ये आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। आपका ये वाला फॉर्मूला है V=V0 1 + बीटा डेल्टा टी, जो फाइनल हमने सोल्व किया था। दोबारा देख लें वीडियो अगर नहीं समझ लगी तो, ठीक है। तो ये V जो है V0 की वैल्यू क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपकी यानी कि 1 लीटर है ना, ठीक है, वॉल्यूम उसका। उसके बाद जो है वो तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया। तो 1 वैसे आगे बीटा जो है, बीटा की वैल्यू 2.1 × 10⁻⁴, इस वाली वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और टेम्परेचर डेल्टा टी कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर दिया, ठीक है। ये सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पर, तो ये डायरेक्ट ही आपको ये आंसर दे देगा। वैसे मैंने लेते भी कर दिया, अगर आपको नहीं समझ लगी, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर पर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10.3, दैट इज द स्टील रोड। A steel rod initially measures 2 मीटर at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अब लीनियर एक्सपेंशन की बात है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है, L = L नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला तकरीबन सेम ही है। यहाँ पर वॉल्यूम की दफ़ा V आएगा, ठीक है, और लीनियर की लेंथ की दफ़ा L आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यू दी होंगी, ये वाली किसकी वैल्यू है, ये लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर लेंथ आ गई आपके पास, एल नोट जो है इंडिविजुअल लेंथ, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, ये 100 T2 हो गया, ये क्या हो गया T1, सब न्यूमेरिकल सेम ही है। आपने T2 माइनस T1 करके आपके पास डेल्टा T आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास ये वाला कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही आंसर जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ये पीछे न्यूमेरिकल सारा कंप्लीट समझा दिया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल जो है वो स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स by 5 centimeter on the hot जो है वो समर डे, तो इफ द ब्रिज ओरिजिनली एक्सपेंड 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा डी वाला फॉर्मूला लगेगा। टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है, टेम्परेचर चेंज का मतलब डेल्टा टी फाइंड करना है, ठीक है। तो डेल्टा टी हमारे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये अल्फा एल नोट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली इसकी वैल्यू पुट करोगे सबकी, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.05 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, ये अपने ये वाली है आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁵ एंड एल नोट की वैल्यू कितनी है देखिए 100 मीटर, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्ट जो है वो आपने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो ये आंसर है 41.66। तो ये आपके पास यहाँ पर देखो 41.67, ये पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं होता उसका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो 10.5 जो है, हाउ मच हीट इज required to rise the temperature of a 2 kilogram iron bar from 20 degree centigrade to 100 degree centigrade given that the specific heat capacity iron is 450 joule per kilogram per Kelvin। तो आपने ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है कि इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हाउ मच हीट का मतलब क्यू आपने फाइंड करना है, हाउ मच हीट यानी कि क्यू आपने फाइंड करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यानी कि एक T1 दिया, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर भी 2 दफ़ा टेम्परेचर दिया आपने सबसे पहले क्या करना है डेल्टा टी फाइंड करना है। मैंने आपको पीछे भी बताया डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। आपने इसमें एम की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, दैट इज 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम इसका मास है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 450, ये आपके पास 450 और के अपना उसके बाद डेल्टा टी कितना है 80 केल्विन। तो ये आपकी 80 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर पर सोल्व करोगे, आपके पास डायरेक्ट ये जो आंसर आ जाएगा 42 ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, घबराना नहीं है, और ये भी आंसर ठीक है। बुक वालों ने ये लिखा हुआ है 42 किलो जूल, इसलिए मैंने उसको उस हिसाब से सोल्व किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 10.6 न्यूमेरिकल, ये वेरी इजी MCQs है, सॉरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो देन हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट दोबारा क्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्यू तो इसका फॉर्मूला फ्यूजन ऑफ आइस वाला तो MLF लगेगा, ठीक है। ये आप पीछे से भी जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है 0.5 किलोग्राम, ये 500 ग्राम है ना, तो 500 इसको मैंने किलोग्राम में किस तरह कन्वर्ट किया 500, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये आपको किस में आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। चूंकि क्यों किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए इसकी भी वैल्यू किलोग्राम में दी हुई है, इसलिए हम जो है वो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा कैलकुलेटर पर, अगेन वैल्यू पुट करने के बाद LF की वैल्यू और बाकी तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, हाँ जी लास्ट वाला न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट दी हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 किलोग्राम। अगेन वही वाला फॉर्मूला MLV लगेगा, सिर्फ यहाँ पर ये फर्क है क्योंकि वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली है, ठीक है। मास हमेशा किस में लेना है किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर भी किलोग्राम में वैल्यू है, तो यहाँ पर किलोग्राम है, तो यहाँ पर किलोग्राम की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके वही वाला आंसर, और 10⁻⁶ जो वो मेगा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मेगा की वैल्यू आपके पास फाइनल लगी। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।